हेलो एवरीवन। आज मैं एक बुक की बात करूँगी। ये बुक है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसे लिखा है दो जापानीज़ ऑथर इशिगो किशमी और फुमीटेक कागो। ये दो जापानीज़ ऑथर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये बुक इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जो लिखा है, अगर हम उस इंसाइट्स को, उसकी फ़िलॉसफ़ी को अपने लाइफ में इम्बाइब कर लेते हैं, तो आई कैन बेट कि हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। एंड अगर आपको अपने लाइफ में या इस ईयर सिर्फ एक बुक पढ़नी हो, तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक। ये बुक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इस बुक को अभी लास्ट वीक ही ख़त्म, मतलब लास्ट वीक पढ़ना शुरू किया था, ऑलमोस्ट 12 तारीख के आसपास। एंड इसे मैंने अभी कल ख़त्म किया है। ये मेरी पहली ई बुक भी है। ऑनलाइन मैंने इसे पूरा पढ़ा और रियली बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में भी लिखी गई है। सो इफ़ यू हैव डिसेंट इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश मतलब एवरेज है, ठीक ठाक है, समझ पाते हो आप, तो इस बुक को आप ख़ुद से पढ़ें। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वे में लिखी है और बहुत अच्छी इंसाइट्स इसमें छुपी हुई हैं। तो अब मैं इस वीडियो के थ्रू वो इंसाइट्स या वो लर्निंग्स वो की पॉइंट्स जो मुझे समझ में आता है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एंड ये पर्सपेक्टिव मेरा है, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो शेयर कर रही हूँ। बट आई वुड से कि आप इस बुक को खुद पढ़ें, थोड़ा टाइम निकाल के दें इस बुक के लिए। सो पहला जो पॉइंट है कि इस बुक में वो ये कहते हैं ऑथर कि पास्ट डज नॉट डिफाइन यू। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी ट्रॉमा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, दैट डजेंट एग्जिस्ट। सो ये बात एक्चुअली, अच्छा मैं ये बताना भूल गई कि ये जो बुक है ये डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। यहाँ पर एक यूथ होता है, एक जवान लड़का होता है एंड एक ओल्ड फिलोसफर होता है। तो ये जो पूरी बुक है ये इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन के रूप में, इन दोनों के डायलॉग के बीच में के रूप में लिखी गई है। और जो यूथ होता है वो फिलोसोफर से मिलने आता है, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होता है, एंड वो मिलने आता है फिलोसोफर से, एंड उनसे वो क्वेश्चन करता है। ये लगभग 5 नाइट्स की कहानी है, 5 बार वो आता है और पहली से लेकर के 5वीं नाइट्स में जो जो इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुई है वो इस बुक का पूरा थीम है। सो पहला जो पॉइंट्स मुझे इस बुक से समझ में आया कि अब इसमें वो बोलते हैं पहले कि जो पास्ट होता है ना, वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता है। कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, कुछ भी ट्रॉमा हुआ हो, कुछ भी, एंड दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट। जब ये बात फिलोसोफर यूथ को बताते हैं तो यूथ उस टाइम पे बहुत ही गुस्से में रिएक्ट करता है या बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ होता है एंड उसकी वजह से वो इंसान मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ या इस तरह की कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं, एंड दैट डिटरमाइन पर्सन्स लाइफ। ये बात यूथ बोलता है। तो मतलब जो फिलोसोफर हैं वो ये बोलते हैं कि किसी की लाइफ में कुछ भी ट्रॉमा हुआ हो, बट अभी आज के टाइम पे वो चाहे तो जो कुछ अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर सकता है। बट लोगों के अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इसलिए वो शुरू नहीं करते हैं और वो अलग अलग तरह की फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी। ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बट येट इस पर्सपेक्टिव को भी हमें समझना चाहिए। एक इसका कोट है, मैं शेयर कर रही हूँ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट वन इज़ बॉर्न विथ, बट वॉट यूज़ वन मेक्स ऑफ दैट इक्विपमेंट। मतलब ये कि आप किस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं, आपके पास में क्या है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं, आप किस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पर्सन हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आप बहुत रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए, इट मे बी पॉसिबल कि आपके पेरेंट्स बचपन में आपको मारते पीटते रहे हों, इट मे बी पॉसिबल कि आपको बहुत सारे लोगों ने बुली किया हो, बट इन सब चीज़ों के बाद भी
आपके पास क्या कोई इक्विपमेंट नहीं है? कुछ इक्विपमेंट होंगे, जैसे कि जैसे आप एक पर्सन होंगे जो कि एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा, आप एक पर्सन होंगे जो साक्षर है, जो लिटरेट है, आप एक पर्सन होंगे जिसके पास किताबें हैं, आप एक पर्सन होंगे जिसके पास इंटरनेट है। तो क्या आप उन चीज़ों, उन इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो? अगर आप उन इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, वही चीज़ आपकी हैप्पीनेस को डिटरमाइन करती है। ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ। ये बात ये फिलोसोफर बोलते हैं इस लाइन्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक वो और टर्म यूज़ करते हैं कि हम जो फिलोसोफर हैं वो कहते हैं कि हमें पर्सनालिटी जो होती है ना, उस टर्म की बजाय लाइफ स्टाइल टर्म का यूज़ करना चाहिए। मतलब आप अगर खुद को एक पर्सनालिटी में डिटरमाइन कर दोगे, लेट्स से कि आपने बोला कि मैं बहुत रूड हूँ या मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, तो आपने अपने आप को एक लिमिटेड वे में, आपने अपने आप को एक ऐसी चीज़ में डिफ़ाइन कर दिया जो चेंज नहीं हो सकती। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये लाइफ स्टाइल चूज़ की है जिसमें मैं गुस्सा करता हूँ, अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने ऐसी लाइफ स्टाइल चूज़ की है जहाँ पे मैं आलसी की तरह रहता हूँ, तो यहाँ पर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी चेंजेबल कॉन्सेप्ट, ये चेंज हो सकता है। तो इसलिए इंसान जो होता है ना, वो एक लाइफ स्टाइल को चूज़ करता है। तो हमें पर्सनालिटी की बजाय लाइफ स्टाइल वर्ड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इंसान की कॉन्शियस एफर्ट में है। इंसान ने उसे चूज़ किया है, मैंने एक लाइफ स्टाइल चूज़ की है जहाँ पे मैं गुस्सा करूँगा। अगर आप ये बोलेंगे तो आपके हाथ में चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस बुक से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, वो है सेपरेशन ऑफ टास्क का। सेपरेशन ऑफ टास्क ये बोलता है कि हमें हमारे लाइफ में कुछ टास्क होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, एंड कुछ टास्क होते हैं जो दूसरों के होते हैं। तो प्रॉब्लम जो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स में आती हैं वो यहीं से आती हैं कि लोग दूसरे के टास्क में इंटरफेयर करने लगते हैं। इवन ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसा देते हैं जो मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टास्क होता है पढ़ने का, बच्चों के पढ़ने का जो टास्क होता है वो बच्चों के अपना होता है, स्टडी का टास्क। लेकिन जब पेरेंट्स बार बार उसको पोक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो उस बच्चे के टास्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये इन ऑथर का कहना है। एंड जब बच्चा मतलब अपने आप टास्क को नहीं कर रहा है तो वो अपने कॉन्फिडेंस को खो रहा है, उसकी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए इंसान को जो सेपरेशन ऑफ टास्क है वो करना चाहिए, यानी बच्चे का टास्क अलग होना चाहिए, उसके माता पिता का टास्क अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम कैसे यूज़ करें, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं गए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका पूरा पढ़ना आपका काम है, ये टास्क आपका है, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन है जिसे आपके बारे, रिजल्ट के बारे में पता चला और उसने जज करके बोल दिया ये तो फेलियर है, उसने जज करके बोल दिया कि इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। ये क्या किया, जजमेंट करना, उसने अपना टास्क समझा और उसने ऐसा टास्क कर दिया, उसने ये बोल दिया। अब आपको ये पता हो कि अरे जजमेंट करना तो उसका टास्क है एंड मेरा उसके टास्क में कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो मैं उस बात से प्रभावित नहीं होऊंगा। मेरा काम होगा अपने टास्क पे, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने पे फोकस होना, एग्ज़ाम देने पे फोकस होना। तो ये है सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब। इसमें तो भाई कुछ लोग कहेंगे कि अरे पेरेंट्स भी क्या बच्चों के में अगर पढ़ने को कहते हैं तो इंटरफेरेंस है। तो जी हाँ, वो इंटरफेरेंस है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा परेशान है या कोई ऐसा बच्चा है जो एंग्जाइटी से जूझ रहा है या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स अगर उसको मदद करना चाहते हैं तो वो इंटरफेरेंस है, नहीं। उसके लिए ये दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जो कि है असिस्टेंस का, यानी असिस्टेंस करना। मतलब किसी को कोई व्यक्ति है, अगर उसको लगता है कि प्रॉब्लम में है, तो आप उसको ये बोलो एज अ पेरेंट या अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं तो आप उसको ये बोलो कि यू कैन टेक हेल्प फॉर मी, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं मदद करूँगा। एंड देन वो जो बच्चा है वो खुद आएगा मदद के लिए अगर उसे ज़रूरत होगी तो इस तरह से आपको ये लगेगा, उस बच्चे को लगेगा कि एज अ गाइड हाँ मेरे पास कोई है। तो इंटरफेरेंस की बजाय असिस्टेंस यूज़ करना है, ठीक है।
अब आगे आते हैं, इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसकी बात करते हैं। वो है रिलेशनशिप में वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिलेशनशिप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि देखिए, दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे एक हायरार्की के फॉर्म में होते हैं, यानी यहाँ पर एक पर्सन है जो कि सुपीरियर माना जाता है, जो कि उच्च स्थान पे माना जाता है, और यहाँ पे एक जो पर्सन है वो नीचे माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉस है यहाँ पे बैठा और यहाँ पे उसका सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी वाला हो जाएगा। यहाँ वाले व्यक्ति के अंदर अपने मन में काफ़ी डर होगा, अपने आप को वो हीन भावना उसके अंदर महसूस होगी, और यहाँ वाले व्यक्ति से वो ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मैक्सिमम रिलेशनशिप हमारे जो होने चाहिए, हमारे रिलेशनशिप वो हॉरिजेंटल होने चाहिए, यानी हर व्यक्ति एक ही तल पे है। अगर मतलब यहाँ पे ये व्यक्ति, ये हॉरिजेंटल रिलेशनशिप माता पिता और बच्चों के बीच में भी होनी चाहिए। हॉरिजेंटल रिलेशनशिप एक बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच में होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस के तल पे किसी से कम नहीं है, हर व्यक्ति इक्वल है। यानी एक बच्चा और एक माता पिता भी कॉन्शियसनेस के लेवल पे इक्वल हैं। यहाँ पे हो सकता है कि जो है जो माता पिता हैं वो एज में ज़्यादा हैं, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन कॉन्शियसनेस के तल पे ये दोनों बराबर हैं। इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी से इन्फीरियर नहीं है, यानी बच्चा भी अपने माता पिता से इन्फीरियर नहीं है, और जो सबॉर्डिनेट है वो भी अपने बॉस से इन्फीरियर नहीं है। और जो मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स हैं और कोई फ्रेंड है जो सक्सेसफुल हो गया है और आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत रिच है लेकिन आप एक पुअर घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन तब भी आपको उसके साथ में हॉरिजेंटल रिलेशनशिप रखना है, तभी आप अपने लाइफ में हैप्पी हो सकते हैं। एंड मैक्सिमम रिलेशनशिप हॉरिजेंटल ही रखने हैं हमको, क्योंकि वर्टिकल रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है जिसको तो वो अगर वो आ रहा है तो वो आपको एलिमिनेट करना है। इवन एक स्कूल में भी टीचर और टीचर के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हॉरिजेंटल होना चाहिए, वर्टिकल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी का। तो ऑथर बोलते हैं कि हर व्यक्ति में एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है, मतलब इन्फीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, इवन जब बच्चे पैदा होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उनकी एक हेल्पलेस स्टेट होती है, मतलब वो अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस करते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं शुरुआत में। तो धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो हेल्पलेस स्टेट है, कि जहाँ पे चल नहीं पा रहे थे वहाँ चलने की कोशिश करें, जहाँ पे पहले बोल नहीं पा रहे थे बोलने की कोशिश करें, चीज़ों को झपटते हैं, लेते हैं। तो ये बच्चे में भी हम देखते हैं, एंड ये एक यूनिवर्सल है, हर ह्यूमन में ये चीज़ पाई जाती है, और इसको ही हम बोलते हैं परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी। ये एक यूनिवर्स, क्योंकि ये आता है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से, तो ये चीज़ एक नेचुरल चीज़ है जो कि हर ह्यूमन में होती है, इन्फीरियरिटी से सुपीरियरिटी की तरफ जाना। ठीक है, लेकिन सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब होता है जब कोई पर्सन अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, एंड उसके अंदर ये करेज नहीं होती कि वो अपनी स्थिति को इम्प्रूव करे, और वहीं पे वो गिव अप कर देता है और बोलने लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल होने से आपको फीलिंग आई इन्फीरियरिटी की फीलिंग को आपने सुधारने की बजाय, उसको ओवरकम करने की बजाय खुद में कॉम्प्लेक्स ले आया और बोला कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो जो फीलिंग होती है इन्फीरियरिटी की, उसको ऑथर गलत नहीं बताते हैं, उसको नेचुरल बताते हैं। वो एक हर ह्यूमन बीइंग में कॉमन है, जो हमारे को बचपन से मिली है। बट अगर हम उस फीलिंग के ऊपर कोई एक्शन नहीं करते हैं, इम्प्रूव परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी में नहीं जाते, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, एंड कॉम्प्लेक्स बहुत बुरी चीज़ है, ये ऑथर बताते हैं। और यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि हर इंसान अपनी
हर इंसान, दुनिया का हर इंसान परस्यूट और सुपीरियरिटी में लगा हुआ है, लेकिन वो जो एक आइडियल, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो हमारा अपने आप से कंपेयर होना चाहिए। हमें अपने सेल्फ से, अपने आइडियल सेल्फ की तरफ जाना है। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, ठीक है। अब ए जो है वो अभी स्टडी कर रहा है और बी जो है उसका सिलेक्शन हो गया है। तो अब ए को बी से compete नहीं करना है, ए को ए से ही compete करना है, मतलब अपने से बेहतर होना है। हमें इस व्यक्ति से बेहतर नहीं होना है, बी से या सी से या डी से। तो सुपीरियरिटी का मतलब यहाँ पे ऑथर समझाते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं है, उससे सुपीरियर नहीं होना है, खुद से सुपीरियर होना है, ठीक है। देन ऑथर बताते हैं कि कुछ लोगों में, जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया कि अपनी फीलिंग्स को, इन्फीरियर फीलिंग्स पे कोई काम नहीं करना, एंड देन उसके बाद उसको ही जो है उसमें ही रह जाना, वो होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो लोग, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो अपनी इन्फीरियर फीलिंग्स को सही से काम नहीं करते हैं, मतलब उस पर काम तो नहीं करते हैं कि जैसे मान लीजिए पढ़ाई में कमज़ोर है तो पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई पे करने की बजाय वो किसी और तरीके से अपने आप को दूसरों को सुपीरियर दिखाते हैं, वो ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स को दिखाते हैं, उसका शो ऑफ करते हैं, तो वो जो शो ऑफ वाला कल्चर है ना, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा चेहरा है। तो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब होते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के मतलब पूरक है, ठीक है। फिर आता है लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन एंड अदर्स आर माई कॉमरेड्स। तो जो दूसरे व्यक्ति है ना, मतलब लाइफ को एज अ कॉम्पिटिशन नहीं ट्रीट करना है। लाइफ में जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है जो खुद कोई चीज़ की मान लीजिए तैयारी करना है, तो वो आपका एनिमी नहीं है। जो आपका पड़ोसी है वो आपका एनिमी नहीं है, जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके एनिमी नहीं हैं, वो हैं आपके कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आपका सहयोगी है। तो हमें दूसरे व्यक्ति को एज ए एनिमी नहीं देखना है, ये बताते हैं ऑथर। फिर वो बात करते हैं कि एक हमारे में सेंस ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए। अगर हम हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी और सिर कि मतलब कम्युनिटी क्या होती है, जैसे हम कहीं जाते हैं, हम कहीं रहते हैं, तो वहाँ के आसपास का जो मान लीजिए हमारा घर है, तो घर में भी अगर 5-6 लोग हैं तो वो एक कम्युनिटी है। अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मतलब जो पूरा स्कूल का हिस्सा है वो कम्युनिटी है। हम लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी के लोग कम्युनिटी है। वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वो कम्युनिटी है। बट ऑथर यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें उस छोटे सेंस ऑफ कम्युनिटी की बजाय हमें अपने कम्युनिटी के सेंस को काफ़ी बड़ा और यूनिवर्सल करना होगा। हमें पूरे वर्ल्ड को एज अ कम्युनिटी देखना चाहिए, एंड जितनी भी चीज़ें हमारे एग्जिस्टेंस में हो, जीव जंतु जानवर, सबको एज अ कम्युनिटी देखना चाहिए और हमारा कम्युनिटी का सेंस बड़ा होना चाहिए। अब इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों? मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है और स्कूल में उसे अच्छी एनवायरनमेंट नहीं मिलती है, उसको लोग बुली करते हैं, उसके टीचर भी उसको परेशान करते हैं। तो अब वो बच्चा वहाँ पे ये समझ सकता है, ठीक है कि इस कम्युनिटी में आई एम नॉट बिलोंगिंग हेयर। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये सेंस हो कि आई बिलोंग हेयर, इट्स सेफ टू बिलोंग हेयर। तो उस बच्चे को लगेगा ठीक है, आई डोंट बिलोंग हेयर, बट वर्ल्ड बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में, और अगर वर्ल्ड मेरा कम्युनिटी है तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। आपको शायद मतलब आप सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हूँ, तो ये बात सच भी है, फैक्ट भी है कि हम जब स्कूल या कॉलेज या किसी भी मान लीजिए कंपनी में भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दायरा उतना ही बड़ा है, बट ऐसा नहीं है ना, दायरा बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है। तो हमें पूरे वर्ल्ड का व्यू लेना होगा जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म को नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? प्रेज एंड क्रिटिसिज्म दोनों बुरे हैं। क्रिटिसिज्म तो समझ में आता है कि भाई किसी को बुरा लगा, प्रेज क्यों बुरा है? प्रेज बुरा है, किसी की तारीफ करना बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि ये आएगा वर्टिकल रिलेशनशिप से। मतलब प्रेज कौन करता है? प्रेज क्या है? प्रेज भी एक तरह का जजमेंट है जो पॉजिटिव जजमेंट है।
और ये एक वर्टिकल रिलेशनशिप से आता है, यानी एक पर्सन जो कि यहाँ बैठा है, हायर पोजीशन में है, एक लोअर पोजीशन वाले व्यक्ति को प्रेज कर रहा है। और प्रेज करने से के पीछे कहीं ना कहीं जो लॉजिक होता है वो मैनिपुलेशन का होता है, और मैनिपुलेशन से हम दूसरे को फंसा लेते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं, वो हमारी फ्रीडम को छीन लेता है। इसीलिए व्यक्ति को प्रेज के लिए काम नहीं करना चाहिए, प्रेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। और मतलब क्या है, प्रेज को ये एक ऐसा जजमेंट बताते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति, एक पर्सन ऑफ एबिलिटी की तरफ से किया गया है, एक पर्सन जिसके पास कोई योग्यता नहीं है उसके लिए। तो अगर व्यक्ति की प्रेज की जाती है तो ये काउंटर इफेक्टिव होता है, और उसे लगता है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, एंड उसकी अपने योग्यता नहीं होने की वजह मतलब है, और वो दूसरा उसको इसलिए प्रेज कर रहा है। तो प्रेज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं काउंटर इफेक्टिव होती है। ठीक है, क्या मैं इसको और समझाऊं? मुझे लगता है शायद ये मैंने ठीक से समझाया नहीं, या समझ में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही टिपिकल है समझने में। देखिए, जैसे माता पिता बच्चे की प्रेज करते हैं, बोलते हैं कि अरे वाह तुमने ये काम कर दिया, अरे वाह तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमने ये काम कर दिया। माता पिता ऐसे प्रेज करते हैं ना। तो अब देखिए क्या होता है कि अब बच्चे का अगर प्रेज किया तो बच्चा अपनी एबिलिटी को नहीं जान पाता है, और वो प्रेज के पीछे भागता है, और उसको लगता है कि प्रेज और पनिशमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उसके काम के। सो वो मैनिपुलेट हो रहा है बच्चा, उसके अंदर अपना सेंस नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड इट इज़ अगेन अ वर्टिकल रिलेशनशिप। प्रेज कौन करता है? बच्चा तो माता पिता को प्रेज नहीं करता है ना, माता पिता ही बच्चे को प्रेज करते हैं। या सबॉर्डिनेट जो है वो अपने बॉस को प्रेज नहीं करता है, बॉस ही प्रेज या क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये एक अपने आप में एक इनहेरेंट बात है कि ये वर्टिकल रिलेशनशिप का हिस्सा है। एक इंसान जो कि यहाँ ऊंचे पद पे बैठा है, एक नीचे वाले व्यक्ति को प्रेज कर रहा है, हम उसको नीचे की तरफ से देख रहे हैं। सो क्या प्रेज नहीं करना चाहिए? नहीं। अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप उसको थैंक यू बोलिए। थैंक यू क्या है? थैंक यू इज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हाँ तुमने मेरी मदद की इसलिए थैंक यू। ये दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बिल्कुल होना चाहिए, बट प्रेज को मना करते हैं। प्रेज इज अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, अब देखिए, प्रेज से तो मतलब मना कर दिया, तो इंसान का अपना वर्थ कैसे आएगा? कैसे उसको पता चलेगा कि मैं कुछ वैल्यूएबल हूँ, मेरे अंदर कोई वैल्यू है? सो इसका सिंपल सा तरीका है, और इसे ही वो हैप्पीनेस का ज़रिया बताते हैं, विद अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब हम अपनी कम्युनिटी के लिए, किसी मतलब जिसको भी जानते हैं, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करते हैं जिससे किसी की हेल्प हो, मैं किसी यूज़ का हूँ, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, अगर व्यक्ति में ये फीलिंग है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, आई एम ऑफ सम यूज़, मैं किसी के लिए यूज़फुल हूँ, ये फीलिंग होना ही अपने आप में वर्थ है। अपने आप में वर्थ तब आती है जब हम इस चीज़ को फील करते हैं कि मैं किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरा किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन है, मैं यूज़फुल हूँ। तो यूज़फुलनेस वाली फीलिंग जो होती है ना, वो होती है। तो अब प्रश्न होता है कि ठीक है, ये बात हम समझ गए कि कोई किसी लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट उनका क्या जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि कोई बच्चा है छोटा, 2 महीने का बच्चा है, वो तो किसी के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। या कोई बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं, 90 साल के व्यक्ति हैं, या इन केस किसी भी वजह से आपकी जॉब नहीं है, आपको मतलब आप फैमिली में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी तबीयत खराब है, आप तो बेड रिडन है। सो क्या आप किसी वर्थ के नहीं है? तो ऐसा नहीं है। तो आप उस केस में बीइंग की तरफ से हो सकता है, बीइंग यूजफुल, मतलब आपकी प्रेजेंस। अगर कोई व्यक्ति 90 साल का भी है ना, तो हम, और उसकी तबीयत खराब है, तो हम ये चाहेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन बच जाए, वो व्यक्ति जीवित रहे, भले ही वो 90 साल का है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसका जो फैमिली है उसे साइकोलॉजिकल कंटेंट मिल रहा है, उसे साइकोलॉजिकली अच्छा लग रहा है उसकी फैमिली को, उनकी प्रेजेंस का होना। सो बीइंग मतलब अपने आप को, मतलब मेरी ये चीज़ हमें फील होना चाहिए कि हमारी उपस्थिति
की वजह से कोई लोग हैं जो साइकोलॉजिकली भी हैप्पी हैं, जो खुश हैं मेरी वजह से। मतलब मान लीजिए कि आज आपकी जॉब नहीं है तो उस वजह से, लेकिन एटलीस्ट यू हैव योर फैमिली जिनको ये लग रहा है कि भाई इस बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी है। तो इस चीज़ को सेंस करना, इस चीज़ को सेंस कर पाना, इस चीज़ को सेंस कर पाना ही जो होता है ना, सेंस ऑफ वर्थ होता है। एक्ट के थ्रू भी मतलब हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी, अगर मान लीजिए कि कोई एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है घर के काम में, नेबरहुड के काम में। तो ये एक सेंस ऑफ वर्थ यहाँ से आता है और यही हैप्पीनेस का सोर्स है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कॉन्सेप्ट इस बुक से है वो है कि स्पॉटलाइट ऑन द प्रेजेंट। सो मतलब जो एक दो तरीके होते हैं जीने की, जो मतलब सारी जो स्पॉटलाइट होती है ना, जैसे हॉल में जाते हैं तो वो हमें केवल उतना चीज़ दिखाते हैं जो हमारी सीट होती है जहाँ पे, और उस सीट के उस छोटे से लाइट से, उस टॉर्च से, छोटे से टॉर्च से वो हमें हमारी सीट तक पहुँचा देते हैं। सो वो ये बोलते हैं कि वैसे ही हमें अपनी प्रेजेंट पे स्पॉटलाइट करनी है, मतलब अपनी प्रेजेंट पे ही सारा ध्यान रखना है। हमें अपने पास्ट का तो हमने बता दिया कि पास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, और तो लेकिन ये फ्यूचर को भी मना करते हैं, नाइदर फ्यूचर नॉर पास्ट, ओनली प्रेजेंट। प्रेजेंट पे हमें एक फुल लाइट होनी चाहिए। ये छोटे छोटे डिम लाइट जो होती है ना, पास्ट और प्रेजेंट पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? पास्ट और फ्यूचर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पास्ट और फ्यूचर पे हम ध्यान देंगे तो एक जो फोकस होता है वो प्रेजेंट से चला जाएगा, एंड पूरी जो जिस तरह से हम एमर्ज हो जाते हैं पास्ट में, वो नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल देते हैं ऑथर कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, और अगर हम लाइफ को ऐसे सोचें कि एक बड़ा सा ऊंचा सा माउंटेन है और यहाँ पे उस पे एक वो है क्या कहते हैं, समिट है जिसे हमें पाना है और यहाँ तक हमें चढ़ना है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होता है उसमें हम जो लाइफ है उसको कैसे जिएं, उसको हम लाइफ ना माने, वो लाइफ नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमारी इतनी लंबी लाइफ जा रही है वो कंप्लीट ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। क्या वो टेंटेटिव लाइफ है? टेंटेटिव वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं कि क्या ये यहाँ से यहाँ तक जब तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारी लाइफ टेंटेटिव लाइफ है। तो मतलब क्या ये टेंटेटिव लाइफ है? इसको हम एज ए टेंटेटिव लाइफ क्यों लेते हैं? यानी ये कुछ ऐसा है जो कि रियल नहीं है, और रियल यहाँ से होगा, जो ये होगा जब यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे तब स्टार्ट होगा। तो ये जो जीने का तरीका है ये काफ़ी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट में पूरी तरह से इमर्ज नहीं हो पाते हैं। और हमें लाइफ को एज अ जर्नी लेना चाहिए। मतलब जर्नी क्या होती है? लेट्स से कि आपको कहीं पे जाना है, एंड मतलब आप मान लो कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, तो वेकेशन पे जाओगे तो क्या सारा दिन ये सोचते रहोगे कि अरे 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 वहाँ जाना है, जल्दी से जाओ, जल्दी से मुझे ट्रिप पे जाना है, एंड वहाँ पे जल्दी से ऐसी चीज़ें देखनी है और भागना है? ऐसे तो नहीं सोचोगे ना। यू विल आप अपने घर से निकलोगे, सारा सामान लोगे, हर एक चीज़ को देखोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कि वहाँ जल्दी से जाके जल्दी से आ जाएंगे। आप हर एक चीज़ का एंजॉय करोगे, मज़ा करोगे, और आप प्रेजेंट में रहोगे। मेन बात तो जर्नी की ये होती है कि हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो एज ए जर्नी देखना है। एंड अगर मान लीजिए कि आप इसमें वो एग्जाम्पल एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही लेते हैं, और ये मतलब लकीली हम लोग भी उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि जिसको एंट्रेंस एग्ज़ाम का देना है कभी फ्यूचर में, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो प्रेजेंट फ्यूचर में क्या बनेगा। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हर एक दिन को थोड़ा थोड़ा पढ़े, एंड थोड़ा थोड़ा जो वो पढ़ रहा है ना वही उसकी लाइफ होनी चाहिए। उसका जो टुडे है, जो आज है, जो क्वेश्चंस वो कर रहा है, वो उसकी लाइफ, मतलब उसको फुल्ली इमर्ज उस चीज़ में घुस जाना चाहिए। ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मतलब मुझे भी ये चीज़ लगती है कि कई बार हम सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा तब हमारी लाइफ स्टार्ट होगी। नहीं, वो दिन तो आएगा, लेकिन मतलब वो एज अ डांस बोलते हैं कि जैसे जब हम डांस करते हैं ना, तो डांस में हम कहीं पहुंचना नहीं चाहते, हम डांस कर रहे हैं अपनी, तो फॉर अस वो एग्ज़ाम डांस होना चाहिए। मतलब हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम हर किसी का अलग अलग डांस होता है। किसी के लिए कोई चेस का कंपटीशन है, उसके लिए चेस उसका डांस है। हमारे लिए हमारी पढ़ाई हमारा डांस होना चाहिए। वी शुड डांस में हम प्रेजेंट में रहते हैं और मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो ये थी इस बुक की समरी, जो मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी। आई वॉन्ट कि आप इस बुक को खुद पढ़ें, एंड मुझसे जब भी वे पढ़ें शेयर करें कि कैसी लगी। थैंक यू।